हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का शॉर्ट पेपर सेट 3 सन 2023 का 347 CC। तो बहुविकल्प के क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्टैक्योमेट्रिक दोष नहीं है? ठीक है, तो ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस ही पहला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसका आंसर होगा धातु अधिकता दोष। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी? तो निकाल देते हैं बेटा। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, तो जो जल होता है, जल का अणुभार होता है 18 ग्राम। कितना होता है? 18 ग्राम। तो भार हो गया इसका जो अणुभार होता है बेटा 18 ग्राम। तो भार दिया है इसमें 180 ग्राम, 18 से भाग दे देंगे तो 10 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट वाला ठीक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है H2 + Cl2 = HCl। तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फॉर्मुलन विलयन है। फॉर्मल्डिहाइड का जो विलयन होता है बेटा उसको हम फॉर्मुलिन कहते हैं। ठीक है, अगला है एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो ब्रोमीन जल यूज़ करते हैं। क्या है बेटा? ब्रोमीन जल। ठीक है ना, तो ये वाला Br2/KOH ये हम यूज़ करते हैं। और ये रिएक्शन हमारी ये लिखी हुई है, इस प्रकार से इसको करते हैं पूरा सॉल्व। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉरिन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो बनता है रजत दर्पण, Ag बनता है। रिएक्शन देख लेंगे। ये देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज से एल्डिहाइड लिखा हुआ, तो देखो ये बेटा एल्डिहाइड है, टॉरिन अभिकर्मक है। ये टॉरिन अभिकर्मक से रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो एथेनोइक एसिड बनता है और ये रजत दर्पण का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ये इस तरीके से बेटा ये रजत दर्पण ये आ गया, तो बचा क्या? CH3COOH इस प्रकार से बनता है। तो रजत दर्पण का फॉर्मेशन होता है। इसे हम Ag से भी व्यक्त करते हैं, इसको हम Ag कहते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट दिया हुआ दूसरे का ये हमारे सिलेबस में नहीं, स्टार बना हुआ है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख वाला। 30% ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। है ना, तो यहाँ पर हम एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। तो गिवन दैट WA = कितना है? 30 ग्राम। ठीक है ना, देखो बेटा लिखा 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन। तो इसका मतलब ये है 30 ग्राम ग्लिसरॉल। इसका मतलब क्या है? 30 ग्राम ग्लिसरॉल। और जो दूसरा विलायक है वो कितना होगा? 70 ग्राम। है ना, तो बी के लिए हमने विलायक को मान लिया बी, तो WB = कितना हो गया? 70 ग्राम जल होगा। है ना, और 30 ग्राम क्या होगा? यहाँ पर ग्लिसरॉल होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट आता है इसका 92 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आता है अणुभार निकल के आता है वो 18 ग्राम आता है। दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये भार बट्टे अणुभार, ये भार बट्टे अणुभार। तो भार की वैल्यू लगा दी, अणुभार की वैल्यू लगा दी, तो हमने सॉल्व किया। तो इस प्रकार से ये मोलों की संख्या हमारी प्राप्त हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ मोल अंश का फॉर्मूला होता है, अगर हमें ए के मोल निकाले हैं तो XA = Na + NV। यहाँ पे वैल्यू रख दी, पुट किया, ये आंसर हमारे नीचे ये आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको बताते हैं ये आता है XA = 0.7736 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेनिन सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। तो देखो बेटा यहाँ गिवन है हमारी, दे रखा है डेनियल सेल के लिए ई सेल = दे रखा है 1.1 वोल्ट। गिब्स ऊर्जा फाइंड आउट करनी है हमारे लिए। तो इसका सूत्र होता है W मतलब ΔG0 = -NFE ई सेल नॉट। ठीक है, तो ΔG0 = -2 ऑफ बेटा सुनेंगे यहाँ पे जो F है फैराडे स्ट्रैंग। फैराडे स्ट्रैंग की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, जो फैराडे स्ट्रैंग की वैल्यू होती है आपको याद रखनी पड़ेगी 96। ठीक है, 96 48 7 ये होती है फैराडे स्ट्रैंग की वैल्यू। और ई सेल नॉट की वैल्यू हमारे दे रखी है। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वैद्युत कण संचरण क्या होता है? आउट ऑफ सिलेबस नहीं करना है, शॉर्टकट इफेक्ट भी नहीं पढ़ना है, और क्लोरीन की डीकेन अभिक्रिया भी हमें नहीं देखनी है। उपसहसंयोजी को उदाहरण सहित समझाइए। उपसहसंयोजी जो होते हैं बेटा, उपसहसंयोजन संख्या को, कोऑर्डिनेट नंबर को हमें एग्जाम्पल सहित हमें क्लियर करनी है कि क्या होता है।
है ना। तो लिगेंड्स के जितने डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसको उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल आयन है बेटा, ये ठीक है, इससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगेंड, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो गया। अगर मान लीजिए 2 लिगेंड्स हैं यहाँ पर, 2 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा यहाँ पर 2। मतलब कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उनकी संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देखेंगे, लिगेंड्स के जितने डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। चाहे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या को कह दो उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, या चाहे डोनर एटम की संख्या कह दो उसको भी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे प्लेटिनम के साथ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि Cl नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगले हम देखते हैं ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमीन और ब्रोमीन जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो बेटा हम देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये रहा मेरा ग्लूकोज का सूत्र, ये क्या का सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमारे लिए बना रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन बन के प्राप्त हो रहा है। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करा के देखते हैं क्या प्राप्त होगा हमारे लिए बेटा। तो ब्रोमीन जल से अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमारे लिए ये रिएक्शन यहाँ पे ग्लाइकोनिक एसिड हमारे लिए यहाँ पे प्राप्त होता है। चौथे का नष्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग लिखिए। तो सुनेंगे, इसका आंसर देखेंगे बेटा। नष्ट समीकरण क्या होता है, जब सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन में आयनों की सांद्रता एक इकाई से भिन्न होती है, मतलब एक इकाई से अलग होती है, तब इसका ई सेल या ईएमएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव जिसे हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको हम, नष्ट इक्वेशन कहते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। ई सेल इक्वल टू यहाँ पे बेटा आर टी ये रहा, एन एफ ये रहा, और हम लॉग जो क्यू है, ठीक है ना, ई बेस है, इसको हम लॉग 10 बेस में जब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान समझेंगे। जो एल एन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लॉग ई बेस क्यू। अगर इसको हम 10 बेस में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे लॉग 10 बेस 10 और क्यू। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे गुणा करनी पड़ती है एक नंबर से, ठीक है, और वो नंबर होता है 2. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेटा वो नंबर क्या होता है, 2.303 से गुणा करेंगे तो log 10 में चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है, मैं आपको समझा दूँ। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, log 10 बेस क्यू, log या लो जी log 10 बेस क्यू, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शाया नहीं जाता है ऐसा, लेकिन ऐसे लिख सकते हो। तो जो एल जी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, log 10 बेस क्यू है, और एल एन लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, log ई बेस है बेटा, ठीक है। तो ये log 10 बेस क्यू, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इतना आ जाता है यहाँ पर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट नेगेटिव टाइम्स ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, या फाइनली हम लिखना चाहें तो हम ये वाला भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने समीकरण प्राप्त किए हैं, तो उपयुक्त समीकरण जो है, उपयुक्त सभी समीकरण 1 2 3 4 तथा मतलब 1 2 3 तथा 4 नष्ट समीकरण हैं, सभी नष्ट समीकरण हैं, हम किसी को भी आंसर में लिख सकते हैं। सभी प्रकार के अलग अलग रूप आपको दिखा दिए हैं। नष्ट समीकरण का अनुप्रयोग क्या होते हैं, सेल के ईएमएफ के निर्धारण में इसका यूज़ करते हैं। तो ये इसका ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है। हम देखते हैं अब खा वाला, इसमें आगे उत्प्रेरण क्या होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार। ग वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान कीजिए, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखिए। अब नाइट्रस अम्ल द्वारा करते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ अमीनो की अभिक्रिया द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन की पहचान हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, जब प्राइमरी अमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तब प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो तरीका ये एक तरीके होगी। बी वाला है, जब सेकेंडरी अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब पीला द्रव प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पीला द्रव प्राप्त होता है हमारी रिएक्शन कराने पर। सी वाला देखते हैं,
जब टर्सरी एमीन नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया करता है तब ट्राई एल्किल एमीन नाइट्रेट साल्ट प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन ये लिखी है। नेक्स्ट है डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है हर साल। तो देखेंगे जो डीएनए होता है इसमें राइबोज शर्करा होती है और डीऑक्सीराइबोज में क्या होती है बेटा, इसमें क्या होती है, आरएनए में क्या होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसकी स्ट्रक्चर डबल अल्फा हेलाक्स होती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, इसकी होती है इसकी होती है अल्फा हेलाक्स होती है। सिर्फ क्या होती है, सिंगल अल्फा हेलाक्स होती है ना। यह केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से केंद्रक में ही पाया जाता है। डीएनए में साइक्लोसीन, थाइमीन, पैराडीन के क्षारकों के रूप में होते हैं। आरएनए में साइक्लोसीन तथा यूरेसिल प्रोटीन क्षारकों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाँचवा क्या है। ठीक है, तो अब मुझे लगता था ये शायद चौथे के चल रहे थे सारे के सारे, तो हमने लिख रखा होगा चौथे का हो गया। हाँ, पाँचवें का हम देखेंगे। तो पाँचवें का हमें लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहिए, कई बड़ा क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।